अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हम आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यूशन ऑफ IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है। हमने कल की तारीख में कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, जो कि हमने लास्टली वैल्यू एंड यूज़ तक पढ़ा था कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और डिस्काउंट फैक्टर तक। तो आज की जो क्लास है, आज की जो रिकॉर्डिंग है वो रिगार्डिंग कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में होगी। कैश जनरेटिंग यूनिट। अच्छा, अब कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? जो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ। इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉर विच independent cash flows can be identified and measured. Cash generating unit is the smallest identifiable group of assets for which independent cash flows can be identified and measured. अच्छा, अब कैश जनरेटिंग यूनिट होता क्या है और ये इस डेफिनेशन से हम समझे क्या? अब होता क्या है, अक्सर कुछ एसेट्स हमारी प्रोडक्शन लाइन में, या जैसे कोई भी कंपनी है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका रोल होता है प्रोडक्शन में, लेकिन उनकी कोई इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं होती। मतलब कुछ ऐसी चीज़ वो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं जो आपको आगे जाके मदद करेगी वो फिनिश गुड प्रोड्यूस होने में, लेकिन इटसेल्फ वो जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मैं एग्जांपल है, एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है, एक माइनिंग कंपनी है, उसकी क्या है, माइन से लेके जो फैक्ट्री जहाँ माइनिंग की रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिर दूसरे मतलब आगे प्रोडक्ट में यूज़ होने के लिए, मतलब एक माइनिंग है, उसकी एक फैक्ट्री है जहाँ से वो माइन कोल निकाल के आगे उसको फर्दर प्रोसेस करते। तो माइनिंग से लेके उस फैक्ट्री तक इनके पास एक रेलवे है, मतलब जो कि वो कैरी करता है कोल माइन से लेके फैक्ट्री तक। अब जो रॉ मटेरियल है जो आगे प्रोड्यूस होता है वो कोल है, वही प्रोसेस होके आगे बिक रहा होता है मार्केट के अंदर। लेकिन जो रेलवे काम कर रही है माइन से लेके फैक्ट्री तक, उसका कोई खुद का इंडिपेंडेंट इनफ्लो नहीं आएगा। मतलब वो खुद कोई एक ऐसा काम नहीं कर रही जिससे उनको कैश इनफ्लो मिले। वो आपको एक काम में मदद कर रही है, जैसे कि आपका पूरा कोल रॉ मटेरियल जो माइन से निकलता है वो आपको पूरा फैक्ट्री तक लेके जा रही है ताकि वो फर्दर प्रोसेस हो, लेकिन उसका कोई खुद का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो ऐसा नहीं कि उससे खुद कोई इनफ्लो कमाया जा रहा हो। तो एक रेलवे आपको प्रोडक्शन लाइन में, मतलब आपको प्रोसेसिंग के अंदर चीज़ें आपकी वहाँ तक लेके जाने में मदद कर रही है, लेकिन उनका खुद का कोई इंडिपेंडेंट आउटपुट या सेपरेट कोई कैश फ्लो इटसेल्फ नहीं होगा। इसीलिए जब कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, जैसे कि हम रेलवे, तो रेलवे की इटसेल्फ ही पूरी अगर कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी तो फिर पूरी माइनिंग कंपनी की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही होगी। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जैसे मैंने आपको यही बताया कि उनकी प्रोडक्शन लाइन में मतलब 4 प्रोसेस है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए से निकल के जो मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोसेस होके जाता है बी को, सही है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं है। मतलब ये बाहर अगर हम चाहे बेचना तो कुछ भी नहीं है, इसकी ज़ीरो वैल्यू है। अब बी से जो सी प्रोसेस होगा उसकी मार्केट है, सी से जो डी प्रोसेस होगा वो फिनिश गुड होगा। जो ए से लेके बी तक है उसकी कोई इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं है। मतलब अगर वही अगर रॉ मटेरियल जो प्रोसेस होके आया है बी के पास वो हम मार्केट में बेचने जाए तो वो कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं होगी जब तक वो सी में कन्वर्ट ना हो जाए या डी में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब सी में जो होगा ना वो चलो फर्दर प्रोसेस होकर डी वाला या कोई भी एक्सटर्नल मार्केट के अंदर लेके उसको फर्दर प्रोसेस करके बेच देगा, लेकिन जो ए प्रोड्यूस कर रहा है बी के लिए वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो मार्केट में नहीं बिक सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ए फालतू है तो ए का कोई ज़रूरत नहीं है। ए कन्वर्ट नहीं करेगी तो बी आगे उसको बेच नहीं सकती या बी उसको आगे यूज़ नहीं कर सकती। मतलब
बेचने की बात नहीं, मतलब यूज़ नहीं करती, मतलब बी से अगर सी को जाएगा तो ही फिर वो आगे बिक सकता है एज अ अनप्रोसेस रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश, और अगर वो सी से डी में जाएगा तो फिनिश होकर फिर बिक सकता है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि ए किसी काम का नहीं है, अगर वो ए प्रोसेस ही ना करे थोड़ा सा भी जो बी को दे रहा है तो वो आगे बी के पास, मतलब वो बी से फर्दर प्रोसेस होकर सी के पास जाएगा ही नहीं। तो ए की खुद खुद की इटसेल्फ कोई मार्केट नहीं है, लेकिन वो आपको प्रोडक्शन लाइन में मदद कर रहा है, वो आपको प्रोडक्शन लाइन में मदद कर रहा है। उसका सेपरेट तो कोई इनफ्लो इटसेल्फ नहीं है, लेकिन वो आपको पूरा एज अ प्रोडक्शन लाइन में मदद कर रहा है। तो अगर कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी तो पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट की होगी, सिर्फ ए की इटसेल्फ नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई इनफ्लो नहीं है इटसेल्फ। तो इसीलिए क्योंकि कुछ यूनिट के खुद के कोई मतलब इटसेल्फ कैश इनफ्लो नहीं होते, इसलिए पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही होती है, जिसका नाम हम जो पढ़ते हैं वो है कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड है ये इसी वजह से पूरे हम यूनिट की टेस्टिंग कर रहे होते। अच्छा, अब जैसे कि अगर जैसे मैंने बात की ए कोई सामान बेच रहा है, कंपनी के 3 प्रोसेस है, ठीक है, ए है, ए से बी को जाता है, बी को सी से जाता है। अगर कोई ऐसा मतलब रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके बी को दे रहा है, सही है, ए की कंपनी की बात हो रही है, मतलब इस कंपनी का नाम है डी कंपनी, सही है, और ये इसके अंदर पूरी प्रोडक्शन लाइन के इसके 3 प्रोसेस है। अगर ए कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके या प्रोसेस करके बी को देता है, लेकिन ये सारा रॉ मटेरियल बी को दे देता है, मतलब 100 प्रोसेस करते तो 100 ही बी को दे देता है। लेकिन अगर इसकी इटसेल्फ कोई मार्केट है, अगर इस ए का जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल उसकी खुद की कोई मार्केट है, लेकिन भले फिर वो 100 का 100 पूरा बी को बेच रहा है, तो ये ए कैश जनरेटिंग यूनिट खुद होगा, क्योंकि इसकी मार्केट है। भले फिर वो बी को बेच रहा है, पूरा का पूरा विद इन द कंपनी ही ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसकी क्योंकि एक्टिव मार्केट है तो ए कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाया जा रहा होगा। तो मैं ये बात लिख देता हूं यहाँ पे, इफ एन एक्टिव मार्केट exists for the output produced by the asset। अब ये भले कोई मशीन हो सकती है, एसेट हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी समझे, बाय द एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट्स, this asset or group should be identified as a cash generating unit even its sum or all of the output is used internally। ठीक है मेरे भाई, अगर उसका कोई आउटपुट है जो कि भले इंटरनली यूज हो रहा है लेकिन उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो वो ए खुद ही कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाया जाएगा। फिर बी की भी भले एग्जिस्ट कर रही हो, सी की भी, तो सब तीनों अलग अलग कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाए जा रहे होंगे। अगर ए की मार्केट नहीं होती और बी और सी की मार्केट होती तो फिर तीनों को या तो बी और ए भी कैश जनरेटिंग होता और बी और सी भी कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाया जा रहा होता। इसी तरह अगर भले फिर ये कुछ प्रोसेस करके अगर कम प्राइस पे बी को दे रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता था, अगर वो एक्सटर्नली ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता था, उसको वो प्राइस यूज़ करनी चाहिए जो कि हमारी अकाउंट्स के लिए वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा, जो कि वो जिस प्राइस पे वो बाहर एक्टिव मार्केट में बेच सकता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर उसकी कोई एक्टिव मार्केट में
समझे 100 की प्राइस थी और इंटरनली वो बेच रहा था 80 को, तो बुक्स के अंदर हम वो रिकॉर्ड करेंगे जिस पे फिर वो एक्टिव मार्केट पे बेच सकता था, ठीक है, भले वो इंटरनली कम पे बेच रहा हो। इसका एक सवाल है, ताकि इस ये आप समझ लेंगे तो थोड़ा आपको कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा और आसानी से क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी ये चीज़ आप खुद पढ़ ले तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ इस बात को। या तो एक काम करेगा, आप लोग पॉज करके वीडियो को कंटिन्यू फिर कर लेगा खुद सोच के, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। अच्छा, एन एंटिटी हैज 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ए, ग्रोइंग एंड फेलिंग ट्रीज। बी, क्रिएटिंग पार्ट्स ऑफ वुडन फर्नीचर। सी, असेंबलिंग द पार्ट्स फ्रॉम बी इनटू फिनिश गुड्स। अब the output of A is timber that is partially transferred to B and partially sold in external market। मतलब A की खुद की external market exist करती है, लिख दिया है उसने। If A did not exist, B could buy its timber from the market। जाहिर सी बात है A नहीं exist भी करता अगर कंपनी के अंदर, तो बाहर से वो खरीद के अपना प्रोसेस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। The output of B has no external market। बी का जो आउटपुट है उसकी कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं है। एंड इज ट्रांसफर टू सी एट एन इंटरनल ट्रांसफर प्राइस। सही है। सी सेल द फिनिश प्रोडक्ट इन एन एक्सटर्नल मार्केट एंड द सेल रेवेन्यू अचीव बाय सी इज नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट द स्टेजेस 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल परफॉर्म बाय द एंटिटी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द कैश जनरेटिंग। हमने अभी पीछे पढ़ा था ए अगर भले बी को बेच रहा है, लेकिन उसने खैर उसने तो दोनों बता दिए, पार्शली बी को बेच रहा है और पार्शली एक्सटर्नल मार्केट है, तो ए को तो हम कह सकते हैं ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, क्योंकि इसके इनफ्लोज एक्सटर्नली मार्केट से भी आ रहे हैं। अब बी, क्योंकि बी का कोई आउटपुट नहीं एक्सटर्नली बिकता, द आउटपुट ऑफ बी हैज़ नो एक्सटर्नल मार्केट, मतलब बी से हमें कोई सेपरेटली इनफ्लोज नहीं आ सकते। अगर वो सी के पास जाएगा, प्रोसेस होगा फिनिश गुड में, तो ही हमें इनफ्लो मिलेगा, लेकिन बी की खुद की कोई मार्केट, कोई उसकी आउटपुट की कोई मार्केट नहीं है, तो बी तो कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है। बी का माल या बी का प्रोडक्ट या आउटपुट सी को बिकता है, तो बी और सी कंबाइन होकर जब फिनिश प्रोडक्ट बनता है तो ही वो एक्सटर्नल मार्केट में बिकता है। तो बी और सी दोनों को मिला के एक कैश जनरेटिंग यूनिट बनेगा। तो इस ग्रुप के अंदर या इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास 2 कैश जनरेटिंग यूनिट है, जिसमें से एक हमारा ए इटसेल्फ कैश जनरेटिंग यूनिट है और बी प्लस सी इटसेल्फ एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात, क्योंकि ए का माल बाहर भी बिकता है, क्योंकि ए का माल बाहर भी बिकता है, तो उसके पास तो वही प्राइस होगी, मतलब हम बुक्स के अंदर वो ले रहे होंगे जिसपे वो बाहर भी बिक सकता होगा। अब यहाँ पे आता है बी एंड इज ट्रांसफर टू सी एट एन इंटरनल ट्रांसफर प्राइस। क्योंकि बी की कोई बाहर मार्केट नहीं है, तो वो जो जिस पे भी फिर वो सेल कर रहा है अंदर, उसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई मार्केट नहीं है। लेकिन ए, बात आती है ए की। अब यहाँ पे तो हमने देखा था ना बी की, क्योंकि कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं है, फिर जिस प्राइस पे भी वो इंटरनली ट्रांसफर हो हमें उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ए की एक्सटर्नल मार्केट है और वो कुछ चीज़ें इंटरनली भी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, क्योंकि वो कुछ चीज़ें इंटरनली भी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, तो शायद हो सकता है वो शायद कुछ कम प्राइस पे अंदर विद इन द एंटिटी, मतलब प्रोसेस है तो अंदर ही अंदर कम प्राइस पे दे रहा हो। लेकिन अगर वो बाहर बेचता तो वो ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता था, उसकी एक्सटर्नल मार्केट अवेलेबल हो, क्योंकि बेचता भी तो उसकी कुछ, अगर कोई ज़्यादा प्राइस होती तो जो हम बुक्स में लिखते हैं ना अपनी, हमें उसको मार्केट प्राइस पे वैल्यू करना होगा, नॉट द इंटरनल ट्रांसफ़र प्राइस। मैं बात कर रहा हूँ ए की। अगर ए जो सामान बेच रहा है बी को
या जो आगे दे रहा है बी को, अगर वो कुछ इंटरनल ट्रांसफर प्राइस मतलब थोड़ी कम प्राइस पे जो कि मार्केट से एक्सटर्नल मार्केट से कम है, हम वो नहीं लेंगे, हम वो मार्केट की प्राइस लेंगे उस वैल्यू करने के लिए जो भी ए ने फिर बी को ट्रांसफर जितना भी किया हो। तो ए के लिए वी शुड नॉट रेफर इंटरनल ट्रांसफर प्राइस। अच्छा, अब कैश जनरेटिंग यूनिट जो हर साल आइडेंटिफाइड होगा ना कि भाई हाँ ए और बी कैश जनरेटिंग और बी और सी कैश जनरेटिंग यूनिट है और ए कैश, इसी तरह कोई भी सिनेरियो में तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे भी हमने पढ़ा ए अलग कैश जनरेटिंग यूनिट है और बी और सी एक कैश जनरेटिंग, तो जो भी ये हमने आइडेंटिफाई किया है ये आगे भी कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, आगे भी इसी तरह कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाइड और अप्लाइड होना चाहिए। इन केस अगर कोई चेंज जस्टिफाइड हो, मतलब शायद कोई मार्केट एग्जिस्ट हो गई हो, बी के जो प्रोसेस है या बी का जो आउटपुट है उसकी शायद कोई मार्केट आ गई हो, अगर ऐसा कोई चेंज आगे मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि भैया बी भी कैश जनरेटिंग यूनिट इटसेल्फ अलग है। लेकिन अगर कोई रीज़न नहीं है तो ये कंसिस्टेंटली अप्लाइड ही होना चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल हमने पढ़ी थी ए कैश जनरेटिंग यूनिट और बी और सी कैश जनरेटिंग यूनिट, तो ये हमेशा कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ एसेट्स होते हैं जो कि हमें कैश जनरेटिंग यूनिट को एलोकेट करने होते हैं। एलोकेशन ऑफ एसेट्स टू सीजीयू। अच्छा, अब कैश जनरेटिंग यूनिट की जो कैरिंग अमाउंट है, जब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे तो जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स में जो एसेट्स आ रहे होंगे उनकी जो कैरिंग अमाउंट जो हम बुक्स के अंदर अपनी लिख रहे होंगे, और जो हमें फ्यूचर कैश इनफ्लो कमाने में मदद करेंगे वही वैल्यू मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए। मतलब जो नॉर्मली जो कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर जो एसेट्स आ रहे होंगे और जिनकी वैल्यू जिसकी कैरिंग अमाउंट अपने अपनी बुक्स में लिखी होंगी वो वैल्यू हमारी कैश जनरेटिंग यूनिट की कैरिंग अमाउंट निकालते हुए आएगी। कुछ एसेट्स होते हैं हमारे पास जो कि इंडिविजुअली तो कोई मदद नहीं कर रहे होते हमें, लेकिन एक मतलब उनके बगैर काम नहीं हो सकता हमारा, मतलब ना उनका कोई इनफ्लो है हमारे लिए, लेकिन उनके बगैर हमारा कोई काम नहीं हो सकता। अब जैसे कि कॉरपोरेट एसेट्स हैं हमारे पास। अब कॉरपोरेट एसेट क्या होते हैं? ये कैश जनरेटिंग यूनिट्स से यूज़ तो हो रहे होते हैं लेकिन इनका खुद का कोई आउटपुट या खुद का कोई इनफ्लो नहीं होता। जैसे कि कोई ऑफिस की बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग में आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई खुद का इटसेल्फ कोई आउटपुट या कोई खुद का इनफ्लो नहीं है। तो ये एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट में हमें एलोकेट तो करना होगा, ज़ाहिर है ऑफिस की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं लेकिन इनका खुद का कोई आउटपुट या कोई इनफ्लो नहीं है। इसी तरह कोई रिसर्च सेंटर है, अब रिसर्च सेंटर में वो रिसर्च तो करके दे देंगे हमें उस पर फर्दर आगे प्रोसेस करना होगा, उसको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोडक्ट क्या आउटपुट बनाना है, वो हमारा काम है, वो हमें देखना होगा। वो तो उसके अंदर रिसर्च कर रहे होंगे। अच्छा, अब कुछ रिसर्च करके अभी ना भी मिले, मतलब वो इन द इनिशियल फेज है, वो रिसर्च हो रही है, वो कुछ काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका कोई खुद का आउटपुट या खुद का कोई इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो नहीं है। इसी तरह गुडविल, जब बिजनेस कंबाइनेशन करते हैं हम उनकी गुडविल एक्वायर तो कर देते हैं लेकिन इसका कोई खुद
का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं होता। गुडविल का कोई खुद का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं होता। एक बिजनेस की गुडविल तो होती है, लेकिन वो हमें कोई खुद से अपना खुद इटसेल्फ इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन खुद से कोई इनफ्लो या खुद से कोई कैश फ्लो हमें कमा के नहीं दे रही होती। इसीलिए इसीलिए ऐसे एसेट जो कि हमने पढ़े, कॉरपोरेट एसेट या गुडविल एसेट, ये जो एलोकेट होंगे कैश जनरेटिंग यूनिट पे, कैश जनरेटिंग यूनिट पे ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अब ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उसको किस तरह एलोकेट करना है कैश जनरेटिंग यूनिट पे। तो जो भी जिस तरह भी एलोकेट हो कैश जनरेटिंग यूनिट पे, वो हमेशा रीजनेबल होना चाहिए और इसी तरह कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं हो पिछले साल कुछ कम, मतलब गुडविल हो, क्या कहते हैं, बिल्डिंग को एक कैश जनरेटिंग यूनिट पे 20% किया था, अब 30% कर दिया, अगले साल 60% कर दिया, फिर एकदम से 10% कर दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करना चाहिए। फिर जैसे भी, मतलब पिछले साल अगर 20% एलोकेट किया था किसी कैश जनरेटिंग यूनिट पे, तो इस साल भी उसको कंसिस्टेंटली ही अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी कैश जनरेटिंग यूनिट पे गुडविल हर कैश जनरेटिंग में यूनिट तो खैर गुडविल एलोकेट नहीं होगी, अब ये डिपेंड करता है किस पे एलोकेट हो रही है। जिस कैश जनरेटिंग यूनिट पे गुडविल एलोकेट हो गई, तो उस कैश जनरेटिंग यूनिट को हम हर साल एनुअली टेस्ट करेंगे इम्पेयरमेंट के लिए। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडिकेशन हिंट, जिसके अंदर था पहला गुडविल और दूसरा था इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ और तीसरा था इंटेंजिबल एसेट नॉट अवेलेबल फॉर यूज। तो क्योंकि इस पे गुडविल एलोकेट हो गई है, जिसकी वजह से अब ये वाला कैश जनरेटिंग यूनिट भी हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई हिंट, कोई इंडिकेटर हमें मिलता है कि नहीं। अच्छा, अब एलोकेशन कैसे होगी गुडविल की, एलोकेशन कैसे होगी इम्पेयरमेंट की। सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है इम्पेयर होते हुए, जैसे कि हमारे पास फैक्ट्री थी, कोई फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से हमें हमारी आंखों के सामने 2 एसिड तो जल के ख़त्म हो गए, और फिर कुछ चीज़ें अलग अलग तबाह हुई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो 2 एसिड तो पूरे जल के राख हो गए, तो वो हमारे सामने एक ऑब्वियस एसेट है, ऑब्वियस इम्पेयरमेंट हमें अपने आंखों के सामने दिख रही है। तो फिर पहली एलोकेशन जो होगी, जो कि ऑब्वियस इम्पेयर्ड हो गया है, तो उसको सबसे पहले एलोकेशन होगी इम्पेयरमेंट की, ऑब्वियस इम्पेयरमेंट। फिर दूसरी होगी गुडविल पे इम्पेयरमेंट, फिर तीसरी होगी जाके हमारे नॉन टेंजिबल एसिड या नॉन करंट एसिड, आप जो भी बोलें, ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियस इम्पेयरमेंट होगी, उसके बाद आपके गुडविल पे जाएगी, और फिर जाएगी आपके पास नॉन टेंजिबल एसेट या नॉन करंट एसेट ऑन अ रीजनेबल प्रो रेटा बेसिस। अच्छा, अब कुछ एसेट्स होंगे जिसको हम इम्पेयर, अच्छा पहले मैं एक बात लिख देता हूँ, जैसे कि अगर हम एलोकेट कर रहे होंगे, एलोकेटिंग द इम्पेयरमेंट लॉस, द कैरिंग
amount of the asset cannot be reduced below the highest of fair value less cost to sell, value in use और ज़ीरो। अब जैसे कि कुछ एसेट, एक फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, एक फैक्ट्री में आग लग गई, हमारे पास एक मशीनरी थी जिसकी कैरिंग अमाउंट जब उस वक्त हमारी बुक्स में लगी हुई थी 20, ठीक है, और इस वाले एसेट की, ये एसेट 1 समझे, और इसकी जो अभी जिस दिन हम एम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ना, वो है अभी $40 या 40 जो भी समथिंग समझ ले 40 है। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई है हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमने पहले ऑब्वियस इम्पेयरमेंट कर दी, फिर हमने गुडविल पे एलोकेट कर दी, अब हम बाकी जो हमारे नॉन करंट एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, हम, अच्छा एक चीज़ मैंने शायद इधर नॉन टेंजिबल एसेट और ये इंटेंजिबल इधर आ रहा है, कोई पेटेंट्स वगैरह जो भी होंगे उस पर भी इम्पेयरमेंट होगी। हाँ, तो अगर जैसे कि हमने ऑब्वियस इम्पेयरमेंट कर दी, गुडविल की इम्पेयरमेंट कर दी, अब बाकी चीज़ों पे हम आएंगे ना, ठीक है, प्रो रेटा बेसिस पे होंगे, लेकिन कुछ एसेट्स को अगर वो इटसेल्फ ही कैरिंग अमाउंट उनकी वो कैरिंग अमाउंट पे लिखे और उनकी रिकवेबल अमाउंट ज़्यादा है, मतलब उनकी फेयर वैल्यू उस दिन वैसे ही ज़्यादा है, मतलब वो बिलो ही अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है या वैल्यू इन यूज है, मतलब रिकवरेबल अमाउंट है, समझे, वो ऑलरेडी अपनी रिकवरेबल अमाउंट से कम पे लिखे हुए हैं, मतलब वो मार्केट में जाके उसकी, समझे, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आज हम जाके बेचेंगे तो 40 पे बिक जाएगा, तो मतलब ये एसेट इम्पेयर नहीं हुआ है। हमने पढ़ा था, क्योंकि इम्पेयरमेंट क्या होता है, इफ द एसेट कैरिंग अमाउंट एक्सीड द रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं कर रहा है रिकवरेबल अमाउंट से, वो इटसेल्फ बिलो द रिकवरेबल अमाउंट लिखा हुआ है जो कि हमारी 20 है, तो वो इटसेल्फ कम पे लिखा हुआ है। इसकी वजह से हम ये वाला एसेट इम्पेयर नहीं करेंगे, ये अपनी जगह जिस वैल्यू पे लिखा था वो उसी पे लिखेगा। बाकी सारे एसेट जो इम्पेयर हो रहे होंगे फिर प्रोरेटा बेसिस पे, वो अपनी जगह इम्पेयर हो रहे होंगे। अब एक सवाल देख लेते हैं ताकि ये बात जो भी हमने पढ़ी ये हमें समझ भी आ जाए, ताकि साथ साथ कैपिट हैज़ आइडेंटिफाइड एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 41 मिलियन फॉर वन ऑफ इट्स कैश जनरेटिंग यूनिट। इसने आइडेंटिफाई किया है इम्पेयरमेंट लॉस जो कि है 41 मिलियन का। The carrying amount of the unit net asset were 150 million, ठीक है, whereas the unit recoverable amount was only 109। ज़ाहिर है 150 में से माइनस 109 करा होगा, तो ये जब जाके इम्पेयरमेंट लॉस आया 41 मिलियन का, ठीक है, सही है बिल्कुल। The draft value of the net asset of the unit are as follows। गुडविल 13 मिलियन की है, प्रॉपर्टी की जो कैरिंग अमाउंट है वो 20 मिलियन है, मशीनरी 49, व्हीकल 35, पेटेंट 14 और नॉन मॉनेटरी एसेट्स हमारे पास, नेट मॉनेटरी एसेट मतलब कि हमारे करंट एसेट्स वगैरह जो होते हैं, रिसीवेबल्स, कैश, ये जो चीज़ें होती हैं नेट मॉनेटरी एसेट्स होते हैं। नेट मॉनेटरी एसेट हमारे कभी इम्पेयर नहीं होते, क्योंकि जैसे कि हमारे रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे पास कैश है वो इम्पेयर कैसे होगा, मतलब कैश अगर 50,000 है तो 50,000 ही है ना हमारे पास, वो इम्पेयर तो नहीं होगा ना वैल्यू में, इम्पेयरमेंट कंपनी की होगा, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कैश भी उसके अंदर जल के राख हो गया, वो तो एक अलग सा कोई सिनेरियो। मतलब अगर कोई इम्पेयरमेंट है, हमारे 50,000 रुपये बैंक में पड़े हुए, हमारी फैक्ट्री इम्पेयर हो रही है, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई वो कैश भी इम्पेयर हो गया। कैश रिसीवेबल किसी से उधार लेना 50,000 का, तो आज भी हम 50,000 का ही उधार लेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे हमारी फैक्ट्री इम्पेयर हो गई तो तुम्हारा रिसीवेबल भी इम्पेयर हो गया।
तो नेट मॉनेटरी एसेट जो कि हमारे हम कहते हैं करंट एसेट, वो इम्पेयर नहीं होते। द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट एसेट वर इनसिग्निफिकेंट, जो उसने बताया जो उनकी सेलिंग प्राइस थी वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, फॉर अ प्रॉपर्टी विच हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 35, द नेट मॉनेटरी एसेट विल बी रियलाइज इन फुल। ये इसने बोल दिया भाई जो भी नेट मॉनेटरी एसेट है वो ज़ाहिर है पूरे ही पैसे मिलेंगे उसके। एक एक्सेप्शन उसने किसकी बताई है, हमें प्रॉपर्टी की उसने कैरिंग अमाउंट जो है 20 पे लिखा हुआ है जो बुक के अंदर रिकॉर्ड है, और उसकी आज भी रिकवरेबल अमाउंट जो कि मार्केट वैल्यू है 35 है, मतलब इस पर कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगी क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट बिलो द रिकवरेबल अमाउंट ही आज भी लिखी हुई है। तो इसने बोला अगर ये हम आज इसको बेचने भी जाएंगे मार्केट वैल्यू हमें इसकी 35 मिलियन मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इन दिस अभी करंट सिनेरियो में कोई भी ऑब्वियस इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, कोई भी नहीं हो रही, कोई हमें बताया नहीं, कोई एसिड जल के राख हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया। तो हमारा जो एलोकेशन जो शुरू होगा वो सबसे पहले शुरू होगा गुडविल से। एक आगे हम लिख लेते हैं भाई, पहले क्या था, गुडविल 13 की थी, प्रॉपर्टी 20 की थी, मशीनरी 49 की थी, व्हीकल्स 35 के थे, पेटेंट्स हमारे पास 14 के थे, और नेट मॉनेटरी हमारे पास कितने के थे, ये मैं एमओ लिख दिया बस, 19 के। ये इनकी कैरिंग अमाउंट थी, ठीक है, जो कि उस वक्त थी शुरू एट स्टार्ट 150 थी। हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, यहाँ पे नेट कैरिंग अमाउंट या जो भी आप लिख दें जो उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस लगने के बाद आएगी, ठीक है, या आप इस पर लिख दें यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट, जो कि हमारे पास कितनी बताई हुई थी इसने 109, ठीक है, और जो हमारी इम्पेयरमेंट होगी वो 41 की होगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्वियस इम्पेयरमेंट इस सिनेरियो में नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी इम्पेयरमेंट होगी वो 13 गुडविल को हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी अब वो 0 होगी, क्योंकि इसने एक्सेप्शनल केस बता दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट्स की रिकवरेबल अमाउंट से कम है, तो ये वाला एसेट इम्पेयर नहीं होगा, तो ये वापसी अपनी कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगी। अब बचता है हमारे पास मशीनरी, व्हीकल्स, पेटेंट, 3 चीज़ें, क्योंकि नेट मॉनेटरी एसेट उसने लिखा है इट विल बी रिकवर्ड इन फुल, इट विल बी रियलाइज इन फुल, और वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि नेट एसेट हमारे या करंट एसेट हमारे क्यों कम होंगे, मतलब क्यों, वो तो अगर कोई रिसीवेबल ही इम्पेयर हो रहा है या कैश ही कंपनी के अंदर जल के राख हो गए तो अलग बात है, वरना इसके अलावा कोई सिनेरियो में हमारे करंट एसेट इम्पेयर नहीं हो रहे होते, तो ये भी हमारा इम्पेयर नहीं होगा। अब बचते हैं 3 चीज़ें 49 से लेके हमारे पास मशीनरी, व्हीकल, पेटेंट्स। अब इन पे हमें एलोकेशन करनी होगी गुडविल की। तो सबसे पहले मशीनरी की हम निकाल लें, तो मशीनरी हम ये लिख देंगे ऊपर 49, और इन तीनों का टोटल हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 49 प्लस 35 प्लस 14 जो कि बचता है 98। अब हमारी इम्पेयरमेंट वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इम्पेयरमेंट हमारी कितने की हुई थी, जो कि इसने खुद ने भी लिखा हुआ था 41 की, जिसमें से हम 13 की ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं गुडविल को। 41 माइनस 13 जो कि बचता है हमारे पास नेट इम्पेयरमेंट 28, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 49 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 28, तो हमारे पास जो इम्पेयरमेंट आ रही है मशीनरी पे जो एलोकेट हो रही है ऑन प्रो डेटा बेसिस वो है 14 मिलियन, जो भी आप बोलते हैं इसको। इसी तरह व्हीकल्स के लिए 35 अपॉन 98 करेंगे,
सेम चीज़ 28 की इम्पेयरमेंट, 35 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 28, तो आपके पास आ रही है व्हीकल्स के लिए 10। और इसी तरह अब आप पेटेंट्स के लिए खुद से कर लें। एक चीज़ आप भी अपनी मेहरबानी हाथ पांव चला लें, उनको फारिग ना रखें बिल्कुल। तो वो आ रही होगी आपके पास 4 की। तो 49 माइनस आप 14 करेंगे तो आपके पास आ रही होगी 35। ये आपके पास आ गई 25, ये आपके पास आ गई 10। इन सब का आप टोटल करेंगे तो आपके पास यही रिकवरेबल अमाउंट आएगी। ठीक है मेरे भाई प्लस बहनों, भाई कोई अटैक मत कर लेना पर्सनल के, बहनें नहीं बोले तो। भाई और बहनों जो भी था, ये एक आपके पास सवाल हो गया। जिसको ब्रेक लेना वो ब्रेक करके खुद ही पॉज करके ब्रेक ले लेगा, जिसको आगे देखनी है वो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लिएगा। अच्छा, देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन अ फैक्ट्री। भाई धमाका हो गया एक फैक्ट्री के अंदर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इट्स एसेट वर एज फॉलोज। सही है भाई। गुडविल बता दिए 1 लाख की, पेटेंट बता दिए हैं 2 लाख के, मशीन बता दी हैं 3 लाख की, कंप्यूटर्स बता दिए 5 लाख के, बिल्डिंग बता दिए क्या बन रही है वैल्यू 15 लाख की, 26 लाख के इसके पास एसेट्स पड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या करें फिर हम। द फैक्ट्री ऑपरेट्स एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू रिवील्स अ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1.2 मिलियन फॉर द फैक्ट्री एंड वैल्यू इन यूज ऑफ 1.95 मिलियन। क्या बोला है इसने मेरे भाई? एन इम्पेयरमेंट रिव्यू रिवील्स अ नेट सेलिंग प्राइस, मतलब आपकी फेयर वैल्यू जो आ रही है 1.2 मिलियन आ रही है, और जो वैल्यू इन यूज आ रही है 1.95 मिलियन आ रही है। तो जिसने पढ़ा हुआ है इम्पेयरमेंट उसको पता है भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये कैरिंग अमाउंट की 26 है, और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में क्या करते हैं हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ होता है किसका भाई? फेयर वैल्यू का और वैल्यू इन यूज का। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट होनी चाहिए वो होगी 1.95 मिलियन या के 19,50,000 रुपये। और जो हमारी कैरिंग अमाउंट है वो अभी है 26,000, 2,60,000, 26 लाख। ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोलता है? हाफ ऑफ द मशीन हैव बीन ब्लोन टू पीसेस। जो इनकी आधी मशीनें थी वो टुकड़ों के अंदर हो गई है, लेकिन बट द अदर हाफ कैन बी सोल्ड फॉर एटलीस्ट देयर कैरिंग अमाउंट। जो बाकी बची है वो अपनी कैरिंग अमाउंट पे बिक सकती है। तो मशीन कितने की थी भाई इनके पास? 3 लाख की। 3 लाख की थी, 30,000 है, 3 लाख है, 30,000, 3 लाख है। जिसमें से उसने क्या बोला? हाफ टुकड़ों के अंदर ख़त्म हो गई है। चलो सही है, मान लिया। उसने क्या बोला? जो बाकी अदर हाफ है वो आज भी उसकी कैरिंग अमाउंट पे बिक सकती है। तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे साफ अल्फाजों में कैरिंग अमाउंट है, तो 3 लाख में से आधी जो हमारे पास अमाउंट आती है वो 1.5 लाख की कैरिंग अमाउंट होती है। जिसका मतलब मैं यहाँ पे बल्कि और आसानी कर लूँ, एक ये आधा लाख 1.5 लाख है और ये आधा 1.5 लाख है। सही है मेरे भाइयों। जिसमें से आधा जो 1.5 लाख है वो आज भी अपनी कैरिंग अमाउंट पे बिक जाएगा, और ये टुकड़ों के अंदर अब किसी काम की नहीं बची। तो मतलब ये आधा इम्पेयर हो गया है। सही है, समझ आ गई। हाफ ऑफ द मशीन हैव बीन ब्लोन टू पीसेस बट द अदर हाफ कैन बी सोल्ड फॉर एंड द पेटेंट्स हैव बीन सप्रेस्ड एंड आर नाउ कंसिडर्ड वर्थलेस। जो हमारे पास पेटेंट्स है वो अब किसी काम के नहीं बचे, वो अब ख़त्म हो गए। तो अभी हम एक खुद अपनी एक कैरिंग अमाउंट बना लेते कि अब क्या बचती है। गुडविल जो है हमारे पास वो बचती है 100 की। सही है, क्योंकि अभी इस हमारे क्वेश्चन में हमें इन्होंने इम्पेयरमेंट निकाल के नहीं दी हुई,
तो हमें खुद इम्पेयरमेंट निकालनी है। अगर आपको उसमें से कहीं इम्पेयरमेंट दिख जाए तो आप अपने चश्मे खुद उतार दीजिएगा। मुझे यहाँ पे इम्पेयरमेंट नहीं दिख रही, तो हम इसमें खुद इम्पेयरमेंट निकालेंगे बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट एंड द रिकवरेबल अमाउंट, जो कि हमारे पास ये है। क्योंकि कैरिंग अमाउंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमें एडजस्ट करनी है, जैसे कि पेटेंट्स और मशीन्स, तो वो हम एडजस्ट कर ले, क्योंकि उसने खुद ने बता दिया है हमें कि क्या चीज़ें ख़राब हो गई है। अब गुडविल हमारे पास 100 की बचती है, क्योंकि इसने गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ अभी। पेटेंट्स अब हमारे किसी काम के नहीं, तो पेटेंट्स को हटा दिया क्योंकि अब ये ज़ीरो हो गए हैं। मशीन आज भी 1.5 लाख की बचती है। अब मैं इसको ना 100 में लिख देता हूँ पूरा, 1.5 लाख। और मशीन्स ये बचती हैं 1.5 लाख की। और क्या बच रहे हैं भाई आपके पास? कंप्यूटर्स बच रहे हैं। कंप्यूटर्स कैसे बच गए भाई इनके पास? मशीन 5 लाख के 5 है भाई, ये थोड़ा 8 लग रहा है। और बिल्डिंग्स कितने की बची हुई है भाई? 15 लाख की। 15,000 लाख 15 लाख। अब इसका आप टोटल कर लें कितना बनेगा? 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख। 15 लाख ही है नहीं है, तो ये आपके पास जो अमाउंट आ रही है अभी कैरिंग अमाउंट की, वो आ रही है 22,50,000 की। क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट अभी भी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, जिसका मतलब इम्पेयरमेंट अभी भी हमें फाइंड करके एलोकेट करनी। क्योंकि जो चीज़ें थी ऑब्वियस इम्पेयरमेंट तो वही हमने हटा दी, समझे, लेकिन अभी भी कुछ इम्पेयरमेंट हमें दिख रही है, क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट अबव दी रिकवरेबल अमाउंट है। तो हम इम्पेयरमेंट ज़रा निकाल के चेक कर ले अपने पास कि कितनी इम्पेयरमेंट आ रही है। कितनी थी भाई? 19,50,000 से। तो हमारी कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट कर लेते हैं। 22,50,000 माइनस हमारी रिकवरेबल अमाउंट 19,25,000 की है। 19,50,000 जो कि इम्पेयरमेंट बन रही है 3 लाख की, जो कि अब हमें मज़ीद एलोकेट करनी है ऑन दी गुडविल, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, एंड ऑन दी अदर एसेट ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। कैरिंग अमाउंट लाहौल वाला कुव्वत, गुडविल, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग। गुडविल, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये हमारे पास कितने थे? 15 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, जो कि बन रहे थे 22,50,000। ये इम्पेयरमेंट लॉस है और ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट होनी चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कितने आ रही है मेरे भाई? 19,50,000 रुपये की। तो ये हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस कितने के भाई? यहाँ पे 3 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस है, जो हमें एलोकेट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई गुडविल को पहली फुर्सत में कटा दो। तो पहली फुर्सत में गुडविल हमारी कट गई, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो इसमें से हम लाख रुपए तो वैसे ही निकाल दो। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग इम्पेयरमेंट बचती है अब 2 लाख की है, उसको हमें रेस्ट ऑफ दी एसेट पे ऑन अ प्रो रेटा बेसिस एलोकेट करनी है। मशीन की आप निकाल लें 1.5 लाख अपॉन, इसके ऊपर कर लो भाई, ये कितना था? 15, 20, 20 और 21.5 लाख, 21,50,000 पे एलोकेट कर लें ज़रा आप।
5 तो 13954। अच्छा, अब ये आ रही है 13954। ठीक है, बाकी 5 लाख। अब आप कंप्यूटर और बिल्डिंग के लिए खुद से ज़रा निकाल लें। 5 लाख को डिवाइड कर लें 21,50,000 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 लाख से, तो ये आ जाएगी कुछ 46546 512 आ जाएगी। और 1 लाख निकाल लीजिएगा। 15 लाख डिवाइडेड बाई 21,50,000 इंटू 2 लाख, ये बन रहा है 139,535 139,535। इन तीनों का ज़रा टोटल करके भी चेक कर लेगा। 13954 प्लस 46512 प्लस 134,535। नहीं, मैंने कुछ क्या गलत वैल्यू निकाली थी। 139 है, मैंने क्या लिखा हुआ है 139। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई। 1346512 प्लस 139। तो आपके पास एक, जो भी मैंने लिखा है इसमें एक ज़्यादा आ रहा है 201, क्योंकि वो राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, तो अब आप माइनस करके इनकी वैल्यू निकालें। 1.5 लाख थे 13954 136046। 5 लाख में से आप माइनस करेंगे 46512, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 453488 की। और 15 लाख में से आप माइनस करेंगे 139,535 को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1360465। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आनी चाहिए। ये 5 है भाई, ये 5 है। ठीक है, 13604, तो आपके पास आएगा 1949999। वो राउंड ऑफ की वजह से पूरा ₹1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस भी हो गई साथ साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और आपको पीछे की एक कहानी भी पता लग गई कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में, उसकी एलोकेशन किस तरह होनी है, कुछ एसेट पे क्यों नहीं होनी, ये सब चीज़ें हमने देख लिए। अब हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ रह जाती है, वो होती है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। और एक डिस्क्लोजर की बात है छोटी सी, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ तक आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक है, आज की रिकॉर्डिंग यहीं तक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जो कि होगी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के बारे में।